दोस्तों नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और दीपावली का मौका और ऐसे में आपसे ये पूछना कि ये दीपावली कैसी रही और कैसी रहेगी और दीपावली के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया के मानचित्र पर भारत की इकोनॉमी सर पर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि भारत हर हाल में 2047 तक विकसित हो जाएगा। भारत की इकोनॉमी दुनिया के मानचित्र पर तीसरे नंबर पर 1-2 बरस में आ ही जाएगी। इस देश के भीतर में गरीबी खत्म हो चली है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए गए तो आने वाले वक्त में कोई गरीब बचेगा भी नहीं। इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल हर वक्त चुनाव का होता है, और चुनाव एक ऐसा मंत्र है भारत के भीतर जिसमें सरकार और सत्ता जो भी कर रही हो, अगर जनता उसे जिता देती है तो उसके बाद वो ये मानकर चलती है कि उसकी राह बिल्कुल सही है। यानी इस दौर में जिनका पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि उनका पैसा लगातार डूब क्यों रहा है, जो ये सोच रहे हैं कि बैंकों में जमा पैसा इस देश की महंगाई के समानांतर कम कीमत में क्यों होते चला जा रहा है, यानी कल तक जो पैसा बैंक में जमा था आज उसकी कीमत बाजार में कम क्यों हो गई, जो ये सोच रहे हैं कि इस देश के भीतर अभी भी उत्पादन के क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भारत रोजगार पैदा क्यों नहीं कर पा रहा है और उसके पीछे क्या सरकार की आर्थिक नीतियों की दुविधा है। इस दौर में जो सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालने पर आमदा क्यों हो चला है। कुछ हफ्ते पहले तक 85,000 पार का शेयर बाजार था और अब 80,000 से नीचे वो आ चुका है। कितने लोग डूबे, कितनों के पैसे डूबे, ये सब क्या मायने रखता है। मौका तो दीपावली का है और मौका इस दौर में उस चुनाव के इंतजार का है जिस चुनाव के बाद सरकार मान लेगी अगर वह जीत गई तो उसकी बात पर जनता ने मुहर लगा दी। दुनिया युद्धरत है। दुनिया के अलग अलग देश अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राह को चुन चुके हैं और इन्हीं परिस्थितियों में भारत ने भी एक राह चुनी है। उसे लगने लगा है कि पश्चिमी देशों की तुलना में उसे एशियाई देशों के साथ खड़े रहना होगा। ब्रिक्स उसी की उपज है। चाइना से करीब आना उसी सोच का एक शुरुआत है। इसी दौर में रूस, चीन, ईरान या कहें पूरे मिडिल ईस्ट के साथ भारत का खड़ा होना अपनी इकोनॉमी को संभालने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। लेकिन क्या वाकई यह सब कुछ इतना आसान है, या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां धीरे धीरे मजबूत होती तो नहीं जा रही है और एक मुश्किल सरकार के सामने कहीं आ तो नहीं रही है कि अब अगर महाराष्ट्र चुनाव में उसे जीत नहीं मिली तो फिर एक झटके में जनता उसकी आर्थिक नीतियों के विरोध के तौर पर खड़ी होती हुई दिखाई तो नहीं देगी। लेकिन अगर जीत गए तो फिर उसके बाद आप तैयार हो जाइए। हर उस रास्ते के लिए आप तैयार रहिए, चाहे वह आप सड़क पे गुजरते वक्त टोल जो पैसा देते हैं उसकी बढ़ती हुई कीमत को देखें। इस दौर में हो सकता है समुद्र के रास्ते जो सामानों की आवाजाही होती है वहां पर भी बढ़ती हुई कीमतें देखें, क्योंकि सरकार बिल लाने को तैयार है। कैरेज ऑफ गुड्स सी बिल 2024 यह भी लाने को तैयार है। रेलवे की जो बदहाली आप देख रहे हैं और उन सब के बीच वंदे भारत जो दौड़ता हुआ आपको दिखाई देता है, ज्यादा पैसे के सफर के साथ वह जुड़ चुका है, उसमें भी और बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि रेलवे के भी एक अमेंडमेंट बिल को सरकार तैयार कर चुकी है। उसे भी लाना है, यानी वक्त बिल लेकर आना है, रेलवे बिल लेकर आना है, कैरेज ऑफ गुड्स सी बिल लेकर आना है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट लेकर आना है, बिल ऑफ लोडिंग यह भी लाना है। यानी एक ऐसी परिस्थिति है कि कमोवेश हर क्षेत्र को लेकर सरकार अब यह मानने लगी है कि अगर उसने बोझ इस देश की जनता पर और नहीं डाला तो फिर उसके अपने अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। और बोझ डालने से पहले वह चुनावी जीत की मोहर महाराष्ट्र में चाहती है। वो चाहती है कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम उसके अनुकूल हों, जिसके बाद उसका हर वो रास्ता जो महंगाई की दिशा में जाता हो, हर वो रास्ता जो बेरोजगारी को बढ़ाता हो, हर वो रास्ता जो बैंकिंग प्रणाली में जनता के लिए मुश्किल हालात के साथ साथ बैंक कर्मियों के लिए भी मुश्किल परिस्थितियों को पैदा कर रहा हो, हर वो रास्ता जो सड़क से लेकर रेलवे तक में सफर करने के दौरान मुश्किल हालात पैदा कर रहा हो, हर वो रास्ता जो इस देश के भीतर में माल की आवाजाही को लेकर हैरान परेशान करने वाला हो चला हो, सभी में बढ़ोतरी होनी चाहिए।
इस दौर में फर्टिलाइजर का भी बिल आने वाला है। इस दौर में किसानों से जुड़ा हुआ सीड बिल भी आने वाला है। इस दौर में हर वो परिस्थितियां तैयार है जिसमें निजी हाथों में सब कुछ सौंपने की परिस्थिति में देश आकर खड़ा हो जाए। सिर्फ सरकार को एक मोहर चाहिए महाराष्ट्र चुनाव में जीत की, क्योंकि उसके बाद बजट की दिशा में सरकार बढ़ चुकी होगी और बजट के आश्रय कौन कौन से उपाय इस देश में किए जाएंगे, यह देश की फाइनेंस मिनिस्टर से कभी आप पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि देश की फाइनेंस मिनिस्टर इस दौर में कहीं आपको दिखाई दी नहीं होगी। जब जब आप परेशान हैरान आर्थिक मुद्दों को लेकर होते होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर कहीं नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इसलिए है क्योंकि वह पीएमओ के इशारे पर एक क्षण भी बिना बिताए मुहर लगाने से हिचकती नहीं है। यानी उनकी पहचान एक शानदार रबर स्टैंप के तौर पर है। यानी सवाल जवाब का सिलसिला मंत्रियों के बीच या सरकार के बीच मंत्रालयों के आश्रय, ये सारी चीज अब दूर की गोटी हो चली है। शायद यही वजह है कि 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा अगर थमा था तो उस दौर में एक निराशा सरकार के भीतर थी। सरकार के जोश में वो निराशा अलग अलग विधेयक जो पार्लियामेंट में रखे जा रहे थे उसको लेकर ठंडे बस्ते में डालने की प्रक्रिया थी, और उसी प्रक्रिया में मीडिया का बिल भी था। लेकिन हरियाणा की जीत और अब महाराष्ट्र की जीत की दिशा में जो व्यू रचना की जा रही है उसने दो संकेत बहुत साफ तौर पर दिए हैं। पहला संकेत तो यही है कि सरकार जो भी निर्णय ले उस निर्णय पर जनता की मुहर कैसे लग जाती है, यह चुनाव के परिणामों से इस देश को समझ लेना होगा। यानी जनता रूठी हुई नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज रूठी है। नेता विरोध करते हैं, जनता विरोध नहीं करती है। और दूसरी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत जो एक झटके में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस दौर में उसने ब्रिटेन के बैंक से, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वहां से 102 टन सोना भी वापस लिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना इसलिए रखा जाता है कि वह सुरक्षित है। सवाल यह नहीं है कि वह सोना ले आए और अपने देश में अब सुरक्षित है। सवाल यह है कि जिस तरह की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया भर में घटित हो रही है, वो करेंसी की लड़ाई हो, वो सोने को जमा करने की सोच हो, क्योंकि आखिर में वही बचेगा। और 2022 के बाद से तकरीबन 214 टन सोना भारत ला चुका है। इस वक्त भी अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में 324 टन सोना भारत का पड़ा हुआ है और 510 टन सोना भारत में अब सुरक्षित है। लेकिन इन सब के बीच जो पूरी इकोनॉमी इस देश के कॉरपोरेट के आश्रय शेयर बाजार के जरिए चल रही थी, और जो आरोप सेबी चेयरमैन पर लगे, और जो मैनिपुलेशन का पूरा खेल इस दौर में उभरने लगा, उसके ठीक समानांतर अगर इस दौर में महीने दर महीने एवरेज 15 से 20 हजार करोड़ रुपए एफआईआईज निकालते चले गए, जो लगातार निकाल रहे हैं, उसका मैसेज बहुत साफ था कि आपके अपने मैनिपुलेशंस अपने कॉरपोरेट को तो बचा सकते हैं, लेकिन उस शेयर बाजार को बचा नहीं पाएंगे, जो शेयर बाजार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूंजी को आमंत्रित करता है। और खास तौर से तब जब डॉलर की कीमत सबसे ज्यादा 84 रुपए के पार 85 रुपए तक होने की स्थिति में है। यानी बाहर से आया हुआ डॉलर रखता है तो भारत में ज्यादा कमाई होती है। इस मैसेज के बावजूद भी पैसा निकाला जा रहा है भारत के शेयर बाजार से। और इन सारी परिस्थितियों के भीतर तीन बड़े सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब हर किसी को नजर आने लगे हैं। पहला सवाल तो यही है कि युद्धरत देशों में, वो इजराइल और ईरान हो, वह रूस या यूक्रेन हो, आप कहां पर खड़े हैं, और वो खड़ा होना आपका एशिया यानी साउथ ग्लोबल की दिशा में है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज यानी नाटो की दिशा में और यूरोप और अमेरिका के साथ है। यह मैसेज अब क्लियर होना चाहिए, जो भारत एक लिहाज से दूसरे मुद्दे यानी ब्रिक्स के आश्रय इस चीज को डेवलप कर चुका है, वो कहां पर खड़ा होगा। और यहीं से सवाल डॉलर का भी है, और यहीं से सवाल उस बिजनेस से जुड़े हुई करेंसी का भी है, जिस करेंसी के आश्रय दुनिया में एक संदेश है, क्या वाकई डॉलर के समानांतर भारत की करेंसी बड़ी हो सकती है। लेकिन इन दोनों सवालों से जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल है। वो सवाल सीधे सीधे डिजिटल करेंसी का है। डिजिटल करेंसी यानी इंटरनेट, और इंटरनेट मतलब इंटरनेट को संभालने वाली वो ताकतें जो इस वक्त यूरोप और अमेरिका में मौजूद है। आप एलन मस्क का नाम ले सकते हैं यहां पर। यानी इंटरनेट और डिजिटल इकोनॉमी के आश्रय भारत अपने आप का प्रसार प्रचार तो दुनिया में कर चुका है, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी जिन हाथों में होगी वह इंटरनेट के जरिए चलती है, और सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट चलाने की जो पूरी प्रक्रिया है वह जिन हाथों में है, वो हाथ अभी भी एशियाई देशों के पास नहीं है। तो क्या यह एक
अलग परिस्थिति इस दौर में बन चुकी है, जहां पर भारत को अब यह समझने में आने लगा है कि अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए वह किस दिशा में जाए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम ना करे। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव बनाने वाली ताकतें यह महसूस करने लगी है कि इस दौर में अगर उन्होंने भारत को अपने अनुकूल नहीं किया तो फिर भारत को और भारत की इकोनॉमी को उस पर सीधे हमले से भी वो कतराएंगे नहीं। क्या यह हो सकता है? इससे जुड़ा हुआ सवाल अमेरिकी चुनाव से भी जुड़ा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का जीतना शायद वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स का माफ करने की दिशा में ले जाएगा और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भीतर एक बड़ा हंगामा इसके बाद आपको दिखाई देगा। लेकिन तीन बड़े सवाल जो इस दौर में है वो कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, वह इस देश में पॉलिसी डिसीजन से जुड़े हुए हैं और इस देश की जनता पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े हुए हैं। रूस सस्ता तेल दे रहा है तो भारत में तेल अभी भी उसी रूप में चल रहा है जिस रूप में वो भारत की इकोनॉमी को भी बचाए और तेल की कीमत भी बढ़ने ना दे। यानी जिस दौर में दुनिया के बाजार में तेल $60 प्रति बैरल था, उस वक्त भी 30% की रियायत रूस दे रहा था भारत को, और भारत में जनता को तेल उसके बावजूद भी उसी स्थिति में मिलता रहा जिस वक्त $100 प्रति बैरल हुआ करता था। यानी तेल से मिलने वाला लाभ इस देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए जनता पर बोझ बरकरार रखते हुए अपनाया गया। लेकिन इसके साथ एक अगला सवाल और भी है। वो सवाल है कि क्या वाकई भारत जिस चेक एंड बैलेंस में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी इकोनॉमी को संभालने की दिशा में बढ़ रहा है और अब वह धीरे धीरे अपनी पोजीशन लगभग साफ कर रहा है कि उसमें एक बड़ा शिफ्ट आ चुका है, क्या उसका प्रभाव भारत के शेयर बाजार, भारत की बैंकिंग प्रणाली, भारत के कॉर्पोरेट जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कर्ज लेते हैं उस पर नहीं पड़ेगा? और अगर उस पर असर पड़ेगा तो क्या उसका असर सीधे तौर पर भारत के भीतर जनता पर नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस दौर में जो बिलों की कतार है जो पार्लियामेंट में सरकार लेकर आएगी, पास करेगी, उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन या निजी हाथों में इस देश के कोर सेक्टर को भी सौंपने की परिस्थितियां तो नहीं जुड़ गई हैं। और अगर वो जुड़ रही है तो फिर हालात क्या होंगे? क्योंकि सरकार अपने तौर पर अपनी व्यूहरचना बहुत साफ कर रही है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया और खुलकर कहा हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, यह दिशा आप समझ लीजिए। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। कोई भी कह सकता है कि एक देश एक चुनाव, वाकई खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन इस देश के भीतर का सच तो चुनाव के साथ उस इकोनॉमी से जुड़ा है जो ब्लैक पैसा यानी काला धन चुनाव के वक्त निकलकर सामने आता है। और उसकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहां पर बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलता है और एक मायने में इस देश को चलाने की स्थिति चुनाव के साथ जुड़ी होती है और चुनाव की जीत हार सरकार की नीतियों को तय कर देती है, यह भी सच है। और शायद यही वो वजह है कि कम से कम इस दौर में सरकार महाराष्ट्र चुनाव के आश्रय इस बात का अंदेशा अभी से देने लगी है कि हम जीतेंगे तो हम किस दिशा में बढ़ेंगे, वह सिविल कोड के जरिए भी हो सकता है। लेकिन सवाल है कि वक्फ कानून इस दौर में पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, उसको अब पार्लियामेंट जब सजेगी तो सामने आएगा। नवंबर दिसंबर तक मीडिया का बिल उस पर नकेल कसने की सोच को टाला गया, वह भी सामने आएगा। इस दौर में जो प्राइवेटाइजेशन की परिस्थिति थी और खास तौर से जो कैरेज ऑफ गुड्स सी बिल जो है उसको लाना और रेलवे बिल को लाना और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट को लाना, इन तीन परिस्थितियों के आश्रय सीधा प्रभाव इस देश के भीतर में प्राइवेट सेक्टर के जरिए जनता से वसूली कैसे होती है और प्राइवेट सेक्टर अपना मुनाफा कैसे बनाता है उसके हाथ में सौंपने की परिस्थितियां हैं। यहां एक सवाल यह भी कोई भी कर सकता है, क्या वाकई निजीकरण के आश्रय इस देश में इकोनॉमी की रफ्तार तेज नहीं हुई है? क्या वाकई इस देश की इकोनॉमी फली फूली नहीं है? क्या वाकई इस देश में कॉर्पोरेट का नेटवर्थ बढ़ा नहीं और नेटवर्थ के बढ़ने के बाद इस देश की इकोनॉमी में इजाफा नहीं हुआ है? बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल तो कोई भी यह पूछेगा, इससे इस देश की जनता को लाभ क्या हुआ?
कॉरपोरेट तो चंद प्लेयर हैं जो उंगलियों में गिने जा सकते हैं जिनको लाभ मिल रहा है, और उसी कतार में इस देश के भीतर जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुई जो भी संस्थान थी, यहां तक कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, जो गोडाउन्स थे, यहां तक कि जो किसानों की मंडी थी, वह भी समानांतर वेयरहाउस के जरिए प्राइवेट हाथों में सौंप दी गई। यानी जिस महंगाई का जिक्र इस दीपावली के मौके पर कोई अगर कर रहा है कि दिए की कीमत भी बढ़ गई, दिए में पड़ने वाले तेल की कीमत भी बढ़ गई और उसमें लगने वाले बाती पर भी जीएसटी लग गया, जो महंगाई का आदान प्रदान है उसमें लगभग 300% की बढ़ोतरी बीते 5 वर्षों में हो गई, जो मिठाई है, जो लाई का लड्डू है, वह भी कीमत बढ़ गई। 10 रुपए का पैकेट 35 से 40 रुपए में अब मिलने लगा, कई जगहों पर 50 रुपए उसकी कीमत है। यह लाई के लड्डू का हम जिक्र कर रहे हैं, जो शहरी वातावरण के भीतर दीपावली के मौके पर खोजा जाता है। यानी जिस अच्छे दिन और बुरे दिन के बीच भारत की राजनीति चुनाव के आश्रय अपनी नीतियों को बनाती है और यह मानकर चलती है कि उस पर मुहर जनता ने लगा दी है, तो उसके बाद एक नया हिस्सा बचता है। वो हिस्सा इस देश की राजनीति के अनुकूल जनता को करने का होता है। यानी सत्ता की सोच डिगे नहीं, और सत्ता जिन नीतियों को लाना चाहती है उस पर जनता की मोहर है, इसीलिए कुछ नारे निकल कर आते हैं। उन नारों में एक नारा ना बटने और कटने की परिस्थिति के बीच खुद को सेफ रखने का भी होता है, और वो धीरे धीरे भारत का एक मंत्र सरकार का कैसे बन गया, इसको बहुत मासूमियत के साथ आज प्रधानमंत्री ने रखा है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। असल में यह राजनीतिक मनोविज्ञान है। सरकार खुद से कैसे जनता को जोड़े, और जनता जब सरकार और सत्ता के साथ जुड़ जाए तो उसके बाद बनने वाली नीतियां चुनाव परिणामों के बाद की परिस्थिति को इस डिजाइन के साथ लेकर आए कि आप ही तो ये सोचते थे, आप ही तो ये चाहते थे। तो 6 सवाल आखिर के सबसे बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, महाराष्ट्र चुनाव की जीत के बाद जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, तौर तरीके हैं पारंपरिक तौर पर, उसमें एक बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा। मुंबई में चलने वाला शेयर बाजार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस पहचान को जी रहा है, उसमें एक व्यापक परिवर्तन महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों के बाद आएगा। जो मैनिपुलेशन का पूरा खेल अभी तक कॉरपोरेट के भीतर शेयर बाजार के आश्रय होता था, या सरकार की पॉलिसी के जरिए कॉरपोरेट को कौड़ियों के मोल पीएसयूज को देना था और मुनाफा दिया जाता था, और इसमें पूरी कार्रवाई के लिए आईबीसी या एनसीएलटी जो अपनी पहल करती थी, उसमें जो अभी तक का रेशियो यही रहा कि बैंक धीरे धीरे कंगाल हुए। इसीलिए तीसरा सवाल नोट से जुड़ा है। क्या आरबीआई इस दौर में नोट छाप छाप के कॉरपोरेट के घाटे को पूरा करेगा, और उसके ठीक समानांतर क्या वाकई कॉरपोरेट के लिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती चली जाएगी, और उससे सरकार मुक्त इसलिए रहेगी क्योंकि उसी जनता ने तो सरकार को चुना और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र भी जिता दिया। क्या इस दायरे में अब सरकार सोच रही है? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल उस बैंकिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है जिस बैंकिंग प्रोसेस के भीतर जो कॉरपोरेट कर्ज लेता था और उस कर्ज की माफी हो जाती थी, और उस माफी वाले हिस्से में से जो भी वसूली अभी बैंक करता था, वो बैंक का मुनाफा दिखाकर डिविडेंड के तौर पर वो सरकार को दिया जाता था। लेकिन अब अगला सवाल है कि क्या इसमें भी एक व्यापक परिवर्तन बैंक लॉ अमेंडमेंट जो लाया जाएगा उसके बाद सरकार जो बैंकों के आश्रय अपनी नीतियों को इंप्लीमेंट कराती है, उसमें भी पैसा अब आरबीआई के नोटों के जरिए निकल कर आएगा, क्योंकि सरकार अपने तौर पर अपनी इकोनॉमी के आश्रय चीजों को संभाल पाने की स्थिति में रहेगी नहीं। चौथी परिस्थिति उस अंतर्राष्ट्रीय युद्धरत देशों के साथ या भारत के एक बड़े
ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है भारत का, जो ब्रिक्स देशों के साथ खड़े होने का है, और उसमें खास तौर से लोकल इकोनॉमी या लोकल करेंसी के आश्रय अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने की जो पूरी की पूरी एक प्लानिंग इस दौर में की गई है, क्या उसके इर्द गिर्द भारत अपनी इकोनॉमी को संभाल लेगा और डॉलर कमजोर हो जाएगा? छठा सवाल सीधे तौर पर चीन से जुड़ा है। जो चीन बार बार भारत के साथ जिस जिस रूप में पेश आया 1962 के बाद से, उसकी अपनी विस्तारवादी नीति का जिक्र इस देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं जिसने ना किया हो कि चीन की विस्तारवादी नीति भारत के क्षेत्रों में रही है। और इस दौर में चीन का माल दुनिया के बाजार में कैसे घुसा, और भारत में भी अभी उसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, यानी भारत मैक्सिमम इंपोर्ट इस वक्त भी 100 बिलियन के पार की स्थिति में चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों से जुड़ चुका है। क्या यह एक नया शिफ्ट अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए सामरिक तौर पर चीन के साथ समझौते का है, जिसमें इस वक्त दो जगहों पर दीपावली के दिन आपस में मिठाई का आदान प्रदान करते हुए भारत और चीन के सैनिक नजर आए? इन 6 सवालों के अक्स तले आखिरी सवाल इस देश की सत्ता से जुड़ा है, राजनीतिक ताकत से जुड़ा है। राजनीतिक ताकत को चुनौती देने के लिए क्या वाकई विपक्ष सबसे कमजोर इस दौर में है, जिसके पास वह विजन है नहीं कि इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की आर्थिक नीतियां और इस देश में लोगों की जिंदगी के साथ मुश्किल हालात को वो अपनी राजनीति से जोड़ सके? यहां पर विपक्ष क्या फेल हो गया है? और यह फेल होने की परिस्थितियों में वो दीपावली का मौका हो या शेयर बाजार में डूबने की परिस्थितियां हो, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर युद्ध की नई भू राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करने की सोच हो, और इन सब के बीच भारत को एक पावर पॉइंट के तौर पर खड़ा करने की स्थितियों को बताने की सोच हो, इन्हीं परिस्थिति में यह देश क्या उलझ गया है? और सिवाय इसके कि वो आंकड़े जो सरकार चाहती है सामने आए, वही आंकड़े सामने आ रहे हैं जो पूरे तरीके से इस देश के ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हैं। यानी इस देश का 93% अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसकी जो बदहाली, मुफलिसी, गरीबी है और उसकी जो विपन्नता है, उसमें दीपावली और दीपावली की शुभकामनाएं कैसे, किसे, किस रूप में दी जाए, यह सवाल इतना अनसुलझा सा है कि उस दिशा में कोई देखने को तैयार होता नहीं है कि आखिर सामाजिक सुरक्षा असंगठित क्षेत्र में क्यों नहीं दे पा रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी भी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, और परिस्थितियां विकट होते होते मनरेगा तक से जुड़ चुकी है, जहां 100 दिन तो दूर, अब 50 दिन भी काम दे पाने की स्थिति में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। यानी सिर्फ 6, 7, 8% का यह देश दीपावली की शुभकामनाओं के साथ, देश की आर्थिक नीतियों के साथ, विकसित भारत के मंत्र के साथ और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ खड़ा है, और इन सब के बीच हम सोना 100 टन से ज्यादा ले आए, इसी की बधाई दे दी जाए तो फिर दीपावली की आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।